हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेश कुमार तिवारी और मैं आपको आगे बढ़ाते हुए आज बढ़ाऊंगा तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। देखो, इस कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण आजकल ऑनलाइन ही क्लास चलाई जा रही है और आप इन क्लासों का देखकर पूर्ण आनंद लीजिए। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, आज हम आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत। 1286 1526 ईस्वी में ही एक वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। इस तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। देखो, हम आपको बता दें कि तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी डायनेस्टी है जिसका लॉन्ग पीरियड है। स्मॉल पीरियड हुआ करता था खिलजी वंश का और लॉन्ग पीरियड हुआ है तुगलकों का। देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी को मारने के बाद गद्दी हासिल की थी। इसका फाउंडर हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था इसका फाउंडर। ठीक, जो इसका टाइम पीरियड हुआ करता था वो 1320 से 1325 ईस्वी। 1320 से 1325 ईस्वी इसका गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है। ठीक, टाइम पीरियड। ठीक, आपको बता दें गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले दिल्ली में एक शहर बसाया था। जिसका नाम हुआ करता था तुगलकावा। जिसका नाम हुआ करता था तुगलकाबा। जिसका नाम हुआ करता था तुगलकाबा। और सबसे पहले इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया था। ठीक, इसके पुत्र का नाम था जौना खान। इसके पुत्र का नाम हुआ करता था जौना खान। देखो, जौना खान 1323 ईस्वी को तेलंगाना अभियान के लिए आता है। तेलंगाना अभियान, और तेलंगाना को जीतकर यह तुगलक डायनेस्टी में मिला देता है। वैसे तेलंगाना का नाम बदलकर यह लिख देता है सुल्तानपुर। लेकिन जो अब 2 जून 2014 को इसका नाम, पुराना नाम ही रखा गया था तेलंगाना, और इसे एक अलग राज्य का दर्जा भी दिया गया था। आया समझ में आपके? ये होता है जौना खान जो तेलंगाना अभियान के लिए जाता है। देखो, गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल में एक सूफी संत भी रहते थे दिल्ली में। सूफी संत
निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक की आपको बता दें बिल्कुल ही नहीं बनती थी। 1.5 का आंकड़ा रहता था इन दोनों में। लेकिन एक बंगाल में विद्रोह हो गया था, बुगारा खां का विद्रोह सन 1325 ईस्वी में। बुगारा खां का विद्रोह, बुगारा खां का विद्रोह हुआ था 1325 ईस्वी में। इसे दबाने के लिए बंगाल क्या गया, निजामुद्दीन औलिया ने एक आकाशवाणी कर दी कि गयासुद्दीन तुगलक गया तो बुगारा खां का विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन ये कभी वापस वहां से नहीं आने वाला। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि आप इसके बेटे जौना खान को ही गद्दी पर बैठा दीजिए, जौना खान को ही राजा घोषित कर दीजिए। यही खबर मिलती है बुगारा खां में गयासुद्दीन तुगलक को। तो तुगलक अपना एक फरमान लेकर अपने एक आदमी को भेजता है और कहता है निजामुद्दीन औलिया से कि आप, इसे महबूब इलाही भी बोलते थे, महबूब इलाही, महबूब इलाही, अल्लाह का महबूब, ऐसा ही बोला जाता था, महबूब इलाही। जब वह आया तो निजामुद्दीन औलिया से बोल कहता है कि जब तक राजा वापस आए आप यहाँ से दिल्ली छोड़ कर चली जाइए, वरना वह आपको मार ही डालेगा। ठीक, लेकिन निजामुद्दीन औलिया कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। यह तभी का डायलॉग है कि दिल्ली दूर है, हनीज दिल्ली दूरस्थ। ठीक, और जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आता है दिल्ली में, तो वह अपने ही एक लकड़ी के महल में रुकता है, जहां पर किसी ने उसके महल में आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद महल बना हुआ था लकड़ी का, यहीं में इसकी जलकर मृत्यु हो जाती है। ठीक, और यहीं पर इसका मकबरा भी है, मकबरा भी है तुगलकाबाद दिल्ली में। इसके मरने के बाद इसकी गद्दी पर बैठता है जौना खान, और जौना खान गद्दी पर बैठता है तो किस नाम से बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा, देखो ये फारसी जाना करता था, अरबी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी भी जाना करता था। यह सबसे विद्वान आदमी था, इसलिए इसे पागल राजा भी कहते थे। पागल क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी जो बात थी वह जनता की समझ में नहीं आती थी, जनता की बात इसकी समझ में नहीं आती थी। इसलिए इसके जो 5 इसके जो पागल होने के कुछ साक्ष्य हैं जो कहते हैं कि हाँ, यह
पागल राजा हुआ करता था। ठीक, देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला काम किया था सती सिस्टम, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश। जो हमारे में हमारे जो इतिहास में सती सिस्टम चला आ रहा था, इसको सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसे बैन करने की, प्रतिबंध लगाने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दें, सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आखिर सती प्रथा आई कहां से थी। ठीक, तो सती प्रथा को आप बता दें, सबसे पहले साक्ष्य गुप्त काल से, जो 1319 से 540 ईस्वी तक रहा था, गुप्ता काल, वहां पर सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं इसके सती प्रथा के। इसी गुप्ता पीरियड में एक राजा हुआ करता था, रामगुप्त एक राजा हुआ करता था, जिसका समय काल था 375 ईस्वी से 380 ईस्वी। ठीक, इसका ही एक सेनापति था भोजराज। क्या था? भोजराज। जब युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी डिप्रेशन में आ जाती है, और डिप्रेशन में आने के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो आग में कूद कर अपने आप को मार लेती है, कुछ भी बोलो आप। ठीक, इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं? सती। इसकी पत्नी को सबसे पहली सती बोलते हैं। ठीक, इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ मिले हैं, वो हैं ऐरण अभिलेख। कहाँ पर? ऐरण अभिलेख, जो बनवाया था भानुगुप्त ने। ऐरण अभिलेख जो बनवाया था, किसने बनवाया था? वो बनवाया था भानुगुप्त ने। ठीक, ये इसके सती सिस्टम के कुछ साक्ष्य हैं, ठीक, जो बताते हैं इतिहास। लेकिन सबसे पहले बैन किसने किया था? सती सिस्टम बैन किया था सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक। इसे बैन करता है, इसके बनने के बाद फिर चालू हो जाती है, फिर दोबारा अकबर आता है, इसे बैन कर देता पूर्ण रूप से। अकबर के मरने के बाद फिर सती सिस्टम चालू हो जाता है। ठीक, लेकिन इसके बनने के बाद फिर आता है औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब आता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, फिर चालू हो जाती है। फिर इसे सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसे पूर्ण रूप से राजा राम मोहन राय की, जो भारत के धर्म सुधारक हुआ करते थे, राजा राम मोहन राय, उनके परमिशन से या उनकी मदद से यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसके बाद कभी भारत में कोई भी सती
नहीं हो पाई। ये सतीश सिस्टम से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक, आपकी समझ में आया होगा काफी अच्छी तरह से। काफी क्वेश्चन उठते हैं, अब इन क्वेश्चनों को आप काफी अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त कीजिए। आधे बार पेपरों में अच्छी तरह से पूछ भी लेता है। ठीक, इसके बाद आपको बताएं हम, इसके शासनकाल में एक विदेशी आदमी आया था मोरक्को से 1333 ईस्वी में, जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, देखो 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में एक अफ्रीकी यात्री आया था। अफ्रीकी यात्री आया था मोरक्को। अफ्रीका में ही एक देश है मोरक्को। मोरक्को, वहां से आया था एक अफ्रीकी यात्री, इसका नाम क्या था? इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसको फिर पसीना बहुत आ रहा है तो पहुंचना पड़ता है। इब्न बतूता, देखो इब्न बतूता को इसने काजी नियुक्त किया था। काजी कौन होता है? धार्मिक न्यायाधीश। धार्मिक न्यायाधीश होते हैं। इसी इब्न बतूता ने एक रेहला करके एक किताब लिखी थी। इब्न बतूता के अकॉर्डिंग भारत में दिल्ली एक बहुत बड़ा समृद्ध शहर हुआ करता था। दिल्ली एक बहुत समृद्ध देश हुआ करता। इसके अकॉर्डिंग इब्न बतूता ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे भारत पर राज कर रखा था, लेकिन इसमें से शामिल नहीं थे कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना इसमें शामिल नहीं हुआ करते थे। इन 3 जगहों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने राज नहीं कर रखा था। इसके अकॉर्डिंग इब्न बतूता के अकॉर्डिंग, इब्न बतूता इस बात को कहता था कि दिल्ली एक अच्छा शहर है जो पूरी तरह से सब सुविधाएं उसमें मिलती है। ठीक, देखो इसमें 5 कारण बताते हैं इसके पागल होने के। 5 कारण हम आपको 5 कारण बताएंगे इसके पागल होने के। लिए पागल क्यों माना जाता है इसे? नंबर 1, देखो इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा अटैक हुए थे। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा अटैक हुए थे। कितने? देखो 27 अटैक तो दक्षिण भारत में और 7 अटैक उत्तर भारत, कुल हो गए 34 अटैक। 34 अटैक हुए थे इसके शासन काल में। ठीक, और हुआ था 5th मंगोल आक्रमण। 5th मंगोल आक्रमण भी इसके शासन काल में हुआ। ठीक, सबसे पहला बात बताते हैं। देखो जब महाराष्ट्र के देवगिरी, जब ये दिल्ली में अपना राज कर रहा था,
तो महाराष्ट्र के देवगिरी से विद्रोह उठता है, देवगिरी से विद्रोह उठता है, और उस विद्रोह को दबाने के लिए बार बार विद्रोह हो रहे हैं, तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाता है। अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? दिल्ली से देवगिरी। जब दक्षिण भारत में ज्यादा ही, तो देवगिरी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। इसी देवगिरी का नाम परिवर्तन करके ये कर देता है दौलताबाद। क्या कर देता है? दौलताबाद कर देता है। ठीक। लेकिन कुछ दिन के बाद जब दक्षिण भारत में विद्रोह खत्म हो गए, तो वही विद्रोह उत्तर भारत में स्टार्ट हो गए। अब एक भीषण गर्मी में अपनी जनता को लेकर, अपनी सेना को लेकर दौलताबाद जाता है। दौलताबाद दिल्ली से 1200 किलोमीटर था। 1200 किलोमीटर की रास्ता जो गर्मियों में बहुत टफ हुआ करती है। ठीक। तो वहां से जब दौलताबाद जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर दौलताबाद से अपनी राजधानी का ले जाता है तो उत्तर भारत में, दौलताबाद से दिल्ली, क्योंकि उत्तर भारत में अटैक ज्यादा हुए, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता इसकी यहीं पर खत्म हो गई थी। इसलिए लोगों ने इसे क्या कहा? ये बिल्कुल ही क्या है? पागल है। क्योंकि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दौलताबाद से फिर कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। नंबर 2, खुरासान अभियान। जो क्या होता है, सिंध, कश्मीर, और यहां पर है अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान के खुरासान में इसे पता चला बहुत सारी धन दौलत है, इसलिए यह अपनी सेना को लेकर चलता है। लेकिन सेना मना कर देती है, क्योंकि ठंड बहुत थी। सेना मना कर देती है कि हम नहीं जाएंगे वहां पर, हम जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, काफी ठंड में परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसने क्या कहा कि हम आपको 1 वर्ष तक की पहले ही क्या दे देते हैं? तनख्वाह दे देते हैं, आपको पैसे पहले ही दे देते हैं। और इसने अपने सारे पैसे 1 वर्ष का एडवांस दे दिया अपनी सेना को, और ये खुरासान अभियान के लिए निकल गया। इसने कश्मीर को जीता, कश्मीर के बाद सिंध को जीता, सिंध के बाद पहुंचता है खुरासान। लेकिन वहां पर मंगोलों ने पहले ही आक्रमण कर रखा था। मंगोलों ने जैसे आक्रमण किया तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं कैसा था, तो इसकी जो प्रॉफिट थी वो तो खत्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट खत्म हुई, तो फिर जनता ने से क्या बोला? ये फिर पागल है, क्योंकि वहाँ कुछ पैसे नहीं मिले। तो पैसे नहीं मिले तो इसे जनता ने क्या बोला? इसे पागल राजा। ठीक। नंबर 3, दुआ कृषि पर दुगुना टैक्स। द्वाब कृषि कौन सी होती है? गंगा यमुना के बीच का स्थान, वो द्वाब बोलते हैं। इस पर गंगा यमुना के बीच के स्थान पर काफी अच्छी फसल होती है। इसने कहा कि अब की बार में जो फसल होगी उसका डबल टैक्स लूंगा। लेकिन उस वर्ष क्या पड़ गई? सूखा पड़ गई, बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गई। और इस वर्ष जब बारिश नहीं हुई तो ये द्वाब की खेती में क्या नहीं कर पाया? टैक्स वसूल ही नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? टैक्स वसूल ही नहीं कर पाया। इसलिए तो इसे पागल, कुछ इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया, किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। क्योंकि लोग कहते हैं पागल है, लेकिन काम तो कुछ अच्छा ही कर रहा था जनता के लिए। 1 वर्ष का एडवांस तक दे दिया इसने। और नंबर 3,
नंबर चौथा कारण हम आपको बताएंगे विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण समझते हो ना? मोदी जी ने किया था पैसे का विमुद्रीकरण। इसने जो चांदी का अपना सिक्का हुआ करता था उसका विमुद्रीकरण किया था। देखो, चौथा कारण था विमुद्रीकरण, जो नरेंद्र मोदी ने किया था पैसे का। इसने अपना जो टका, जो तांसा का सिक्का हुआ करता था, सिक्का था, उसको चमड़े का सिक्का बनाया था। तो जैसे ही इसने कांसे का सिक्का बनाया, चमड़े में कन्वर्ट किया, तो घर देखो, चमड़ा तो घर पे ही बना लेते हैं लोग, ठीक। तो इस घर पे ही इसके सिक्के को बनाने लगे लोग। जब घर पे बनाने लगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो इसकी जो गवर्नमेंट थी उसे काफी घाटा हो रहा था। आपको बताया ना, जब मोदी जी ने विमुद्रीकरण किया तो फ्रंट पेज पे अखबार पे आया था। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के एक सांसद हुआ करते हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि मोदी का यह क्या है, तुगल की फरमान है, तुगल की फरमान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी क्या हुए हैं, पागल। समझे? ये मनीष तिवारी का स्टेटमेंट आया था, ठीक। इसके 4-5 कारण हुआ करते थे पागल होने के, ठीक। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।